आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सब हिस्ट्री ऑप्शनल के 2021 के पेपर 1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जैक्टली किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए उस तरह से आंसर बताने की हमारी तरफ से प्रयास होगी कि यदि आप ऐसे लिखते हैं एग्जाम में तो आपको 300 प्लस मार्क्स आराम से आ सकते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में। तो आप सभी को पता होगा कि पेपर 1 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। यदि सेक्शन ए को देखते हैं तो इसमें यह सारे क्वेश्चंस आए थे। सिमिलरली सेक्शन बी में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि पूरा क्वेश्चन पेपर में टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होता है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आर कंपल्सरी इन नेचर, जो आपको सॉल्व करना ही पड़ता है। लास्टली, इंस्ट्रक्शंस को बेहद सावधानी से पढ़ें। हालांकि आप सब कुछ समझ चुके हैं, अब समय आ चुका है कि हम सब सेक्शन ए को पहले सॉल्व करते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेसेस मार्क्ड ऑन द मैप सप्लाइड टू यू and write a short note of about 30 words on each of them in your question come answer booklet. Locational hints for each of the places marked on the map are given below seriatim. यहाँ पर पहला साइट आपसे पूछा जा रहा है रिलेटेड विद पैलियोलिथिक साइट्स, जो आप देख सकते हैं कि वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस साइट का नाम रेनिगुंटा है। एंड बिलो इज द डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर साइट। हमें यह बात बताकर बेहद खुशी मिल रही है क्योंकि हमने जो 500 साइट्स बनाए थे मैप रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, विद इन दीज 500 साइट्स all 20 out of 20 sites exactly came from this ebook. And this is not all. This book is physical as well as political map are arranged chapter and topic wise. By the way, this book is available in both the medium in English and Hindi. यदि आप इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। Now the next site is related with Mesolithic site, जो गुजरात में स्थित है। And the name of this site is Langhnaj. For explanations, we can download this ebook. By the way, let me go through this book to you how exactly it looks. यह बुक हिंदी में भी अवेलेबल है और इसका डेमो यहाँ देख सकते हैं। Now the next site is related with Neolithic site, and the name of this site is Dao Jali heading. Now the next site is related with Neolithic Chalcolithic site, and the name of this site is Mehergarh ya Perak. Now the next site is related with Harappan site, and the name of this site is Manda ya Sarai Khola. Now the next site is related with Proto-historic and historic site, and the name of this site is Ropar. Now the next site is related with inscriptional site, and the name of this site is Sohagora. Now the next site is related with Jain monastic site, and the name of this site is Udaygiri Khandgiri. Now the next site is related with coin hoard, and the name of this site is Sonk. Now the next site is related with Paleolithic site, and the name of this site is Hunski. Now the next site is related with terracotta site, and the name of this site is Chanderketugad. Now the next site is related with rock cut caves, and the name of this site is Bhimbetka. Now the next site is related with Ancient Learning Center, and the name of this site is Vallabhi. Now the next site is related with Political and Cultural Center, and the name of this site is Sirpur. यदि आपका हिस्ट्री में बेहद कम मार्क्स आता है या आप अभी हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहते हैं, यदि आपको 320 प्लस मार्क्स चाहिए हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो यह 4 बुक आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यह बुक्स XIAS ऑफिसर ने बनाया है जिन्हें खुद ही 324 मार्क्स आए थे और DU के प्रोफेसर के गाइडेंस में यह सारा बुक स्पेशली हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है,
जिन्होंने खुद ही हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी के लिए बहुत साल से क्वेश्चन सेट करते रहे हैं। मात्र इतना ही बुक पढ़ने से आपका 320 आराम से आ सकता है। हालांकि यदि आप इन सारे बुक को 2 से 3 बार मात्र मेमोराइज कर लेते हैं तो आपको किसी अन्य सोर्सेज से एक सिंगल पेज भी पढ़ने का कोई अनिवार्य नहीं है। यह सारा बुक दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो बुक का फीचर्स देखते हैं ताकि आपको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। तो पहला बुक आप देख सकते हैं 1979 से लेकर के 2021 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है। हालांकि मात्र आपको यह बुक पढ़ने से 250 मार्क्स, आप किसी भी साल एग्जाम दे रहे हो, आराम से आ सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया गया है, पॉइंट्स में बताए गए हैं, ताकि आपको एग्जाम में एग्जैक्टली किस तरीके से लिखना है उस तरीके का आंसर प्रेजेंट करने का इसमें प्रयास किया गया है। तो मुझे लगता है यह बुक आपके लिए बेहद ही यूजफुल होगा। अंत में हम सब इन सारे बुक का बुक रिव्यू करेंगे ताकि एग्जैक्टली आपको पता चल सके बुक दिखता कैसा है जब आपको मिलेगा, आप इसमें क्या पाएंगे, सबका हम सब डेमो देख लेंगे। दूसरा बुक भी बेहद अनिवार्य है क्योंकि यह बुक स्पेशली डीयू के प्रोफेसर ने बनाए हैं, जिनमें पिछले वर्ष के हर एक स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन प्लस आंसर इसमें सम्मिलित है। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक से फ्यूचर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में, उनको इनमें सम्मिलित किया गया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आया आपका हिस्ट्री ऑप्शनल में, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यह बुक एक वरदान जैसा होगा हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, क्योंकि इसमें 500 बेस्ट क्वेश्चन दिया गया है। यदि आप इसे मेमोराइज कर लेते हैं तो आपके लिए हिस्ट्री ऑप्शनल एक बच्चे के जैसा हो जाए। अंत में आप देख सकते हैं 2 बुक, यह दोनों बुक मैप के रिलेटेड है, जिसमें तीसरा नंबर वाला बुक जिसमें आपको 500 साइट्स दिए गए हैं कैटेगरी वाइज। और हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2021 में इनमें से 20 में 20 साइट्स एक्जैक्टली इसमें डिटेल में पहले से सॉल्व किए गए थे। यदि हम सब अंत वाले बुक को देखते हैं जिसमें 2013 से लेकर के 2021 तक के मैप रिलेटेड साइट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए हैं, टू द पॉइंट सॉल्व किए गए। नाउ लेट अस सी द डेमो इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। यह बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, इसका डेमो यहाँ पर देख सकते हैं। Now the next site is related with Buddhist site, and the name of this site is Ahichhatra. Now the next site is related with ancient port, and the name of this site is Bharuch. Now the next site is related with early historic site, and the name of this site is Madurai or Adichanallur. Now the next site is related with Ivory Hoard, and the name of this site is Bagram. Now the next site is related with Buddhist monastic center, and the name of this site is Somapura Mahavihara. Now the next site is related with temple complex, and the name of this site is Gangotri. अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2A को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। Do you agree that ecological factors influence the flow and ebb of the Harappan civilization? Comment. यदि आप इस क्वेश्चन को सावधानी से देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस प्रकार हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका डिक्लाइन इकोलॉजिकल फैक्टर्स से मापा जा सकता है। आपको इसमें सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन से आप एग्जैक्टली क्या समझते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना होगा कि किस प्रकार डिफरेंट स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ने बताया है फैक्टर्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हालांकि दीज फैक्टर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला, थियरी ऑफ अब्रप्ट सडन डिक्लाइन। दूसरा, थियरी ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन।
Now if we define what we mean by decline of Harappan civilization, then it would be हड़प्पा सभ्यता के पतन का अर्थ है जीवन के शहरी चरण का पतन या शहरों का लुप्त होना। इसके बाद आप देख सकते हैं All the factors which are given by different scholars are divided into two categories. इसमें पहला कैटेगरी है Theory of Abrupt या Sudden Decline। इस थियरी के अनुसार हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो अर्बन लाइफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जी रहे थे उसमें जो चेंजेस आए वो बेहद ही शॉर्ट टर्म में आए या अचानक से आए थे। यदि हम सब देखते हैं कि What are the different factors in the supporting scholars that come under the category of the theory of sudden decline? तो आप नीचे में देख सकते हैं First, Aryan invasion theory put forward by Mortimer Wheeler and Ramprasad Chanda. Second, decline due to flood is supported by E.J.H. Mackey, S.R. Rao and John Marshall. Third, decline due to massive earthquakes by R.L. Rikes. Fourth, decline due to epidemic of malaria given by K.U.R. Kennedy. Now the fifth one is decline due to change in course of rivers presented by H.T. Lambrick. तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं। आखिर आपको बॉडी में क्या लिखना चाहिए? इनफैक्ट आपको बॉडी में थियोरी ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन को विस्तृत तरीके से बताना है और यही क्वेश्चन का डिमांड भी है। यदि हम सब देखते हैं कि What are the different factors in the supporting scholars that come under the category of the theory of gradual decline? तो आप नीचे में देख सकते हैं पहला Ecological imbalance theory by Fairservice. दूसरा Monsoon link theory of 2012 by Rono Joy अधिकारी। यहाँ पर आपको इस दोनों फैक्टर्स को पूरा विस्तृत तरीके से अपने बॉडी में लिखना है। एग्जैक्टली आपको बताना होगा कि आप इकोलॉजिकल इम्बैलेंस थियरी जो फेयरसर्विस के द्वारा दिए गए हैं उसमें फेयरसर्विस क्या कहना चाहते हैं। आप अपने आंसर में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं Scholars like Fairservice tried to explain the decay of the Harappan civilization in terms of the problems of ecology. According to him, the delicate ecological balance of the semi-arid areas was being disturbed because the human and cattle population was fast depleting the scanty forests, food and fuel resources. The combined needs of the Harappan townsmen, peasants and pastoralists exceeded the limited production capacities of these areas. Thus, a growing population of men and animals confronted by scanty resources wore out the landscape. With forests and grass cover gradually disappearing, there were more floods and droughts. This depletion of the subsistence base caused strain on the entire economy of the civilization. There seems to have been a gradual movement away to areas which offered better subsistence possibilities. That is why the Harappa communities moved towards Gujarat and the eastern areas, away from the Indus. Similarly, आपको बताना होगा कि आप मॉनसून लिंक थियरी जो रोनो जॉय अधिकारी के द्वारा दिए गए हैं उसमें रोनो जॉय अधिकारी क्या कहना चाहते हैं। The rise and fall of the Harappan civilization is also explained by the monsoon link theory of 2012. It is presented by Rono Joy Adhikari, Liviu Giosin and others. According to this theory, it is the climate change which is responsible for the decline of the Harappan civilization. According to this theory, around 4000 BC there existed extreme monsoon climate which was not favorable for the rise of civilization, but with the weakening of the monsoon, the climate became favorable for the rise of the mighty Harappan civilization, and with the further weakening of the monsoon, the climate became again unfavorable, which led to the decline of the civilization. The example of this further weakening is the disappearance of the Saraswati river, which was rain-fed, not glacier-fed. This theory is based on the latest archaeological evidence and research and best explain the decline of the Harappan civilization on the basis of the ecological degradation rather than the Aryan invasion. यदि आपको जानना है कि आप एग्जैक्टली पेपर में कैसे लिख सकते हैं तो आप यहाँ नीचे में देख सकते हैं आंसर्स पूरे डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। और आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि यदि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल 2020 से लेकर के 1979 कर लिया होता तो आपका 300 प्लस इस 2021 के एग्ज़ाम में अवश्य आ जाते। हालांकि हिस्ट्री ऑप्शनल की एक विशेषता है कि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो आप आराम से 250 प्लस ला सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, भले आप किसी भी साल एग्जाम दे रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि हम सब 1979 से लेकर के 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के, तो आप पाएंगे इसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चंस अनेक बार यूपीएससी पूछ चुके हैं, जैसे 1984, 1986, 1988, 1999,
2002, 2015 and even in 2018. तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बेहद अनिवार्य है। तो इसीलिए यह बुक स्पेशली हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एक वरदान साबित होगा, जिसमें 1979 से लेकर के 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर fully solved with detailed answers किए गए हैं. This book is made under the guidance of ex-IAS and renowned DU professors. And this book has benefited thousands of students to achieve 300 plus marks. Now let me take you to show this book demo quickly. यह बुक हिंदी में भी अवेलेबल है और इसका डेमो यहाँ देख सकते हैं. अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2B को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है. डू यू कंसिडर दैट द उपनिषादिक प्रिंसिपल्स एम्बॉडी द लाइट पॉइंट ऑफ वैदिक रिलीजन थॉट्स? कमेंट. यदि आप इस क्वेश्चन को सावधानी से देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस प्रकार उपनिषादिक प्रिंसिपल्स वैदिक रिलीजन थॉट्स में से सबसे उत्तम कैसे हैं. तो यहाँ पर आपको रीजंस बताना पड़ेगा कि किन कारणों से उपनिषद का जो प्रिंसिपल है वो वैदिक रिलीजन का सबसे बेहतर और उत्तम थॉट्स माना जाता है. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप डिफाइन करें कि आप उपनिषद मतलब समझते क्या है, फिर उसके बाद कितने उपनिषद हैं और कुछ बेहद महत्वपूर्ण उपनिषद के नाम लिख दें. यह सब इंट्रोडक्शन में आएंगे. अब आंसर के बॉडी में रीजंस बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों उपनिषद को सबसे हाईएस्ट थॉट माना जाता है. जैसे पहला, कंडेम ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि उपनिषद सख्त खिलाफ थे रिचुअल्स एंड सेरेमनी के, जिसमें बेगुनाह जानवरों को बिना मतलब के मारा जाता था. दूसरा में आप बता सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोल एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोल. इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा ही एकमात्र सुप्रीम पावर है और उपनिषद आइडिया ऑफ मल्टीपल गॉड को नहीं मानते थे. आगे आप बता सकते हैं कि किस प्रकार उपनिषद में हम सब देखते हैं हेवन, हेल एंड साल्वेशन का कॉन्सेप्ट के बारे में उपनिषद में है, और यहाँ तक कि सत्यमेव जयते इतने बड़े हाई प्रिंसिपल उपनिषद से ही लिए गए हैं, जो हमें मुंडका उपनिषद से प्रमाण मिलता है. और कुछ अन्य पॉइंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो आप लिख सकते हैं, रीजन में आप लिख सकते थे. आपको यहाँ पर कुछ अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू भी देना होगा जो अनिवार्य है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में कमेंट करने के लिए बोल रहा है, जिसमें आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाना पड़ेगा कि किस प्रकार उपनिषद सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल था और कुछ लोग मानते हैं कि वह हाईएस्ट नहीं था, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो सोसाइटी पर पड़ना चाहिए था वो नहीं हो पाया. और यू कैन राइट इन दिस वे दैट although the Upanishad tried to stop the violent ritual like sacrifice of animals, but to a large extent it was unsuccessful in the attempt to change the minds of the priestly classes. अंत में आप कंक्लूजन में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं. In a nutshell, Upanishads are philosophical texts dealing with topics like the universal soul, the absolute, the individual self, the origin of the world, the mysteries of nature, and so on. They mark the culmination of Indian thought in the Vedic period. आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए. तो आगे बढ़ते हैं. अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2C को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है. Analyze the significance of external influences and indigenous development on post-Maurya art. यदि आप इस क्वेश्चन को सावधानी से देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस प्रकार पोस्ट मौर्य आर्ट पर प्रभाव पड़ा, जो इस समय पर बाहरी शक्तियां आ रही थी, जैसे सकर्स, कुशानर्स और अन्य, और साथ ही साथ इंडिजीनस के डेवलपमेंट के बारे में भी बताना है. तो आप इस क्वेश्चन में कुछ इस पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे आप नीचे देख सकते हैं. 1. द डेवलपमेंट इन द बिल्डिंग ऑफ स्टूपर्स.
इस समय में बहुत सारे नए स्तूपस बनाए गए। दो, द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीजनल स्कल्पचर स्कूल्स। इस समय में कुछ बेहद महत्वपूर्ण स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुए थे, जैसे 1. Gandhara School of Art. The school was influenced by both Indian and Greek art. Was made of grey sandstone. Image of Buddha shown with a heavy built with curly hair and light cloth on his body. 2. Mathura School of Art. The school was more Indianized. Was made of red sandstone. Image of Buddha in meditation mode, Bhumisparsha Mudra, with a shaven head and without clothes. This art basically influenced the Mahayana sect of Buddhism. 3. Amravati and Nagarjunakonda School of Art was patronized by the Satavahanas. It was an Indianized way of art. और तीसरे significant को आप लिख सकते हैं, the development in the rock cut architecture. 4. Patronage by different social groups. 5. Change in the nature or dominance in art. 6. Art mostly related to religions. 7. Predominance of image worship. यदि आप इस 7 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं तो इस क्वेश्चन का सारा डिमांड फुलफिल हो जाता है। इतना लिख देना भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। यदि आपको डिटेल में आंसर चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हमने बुक आपके साथ डिस्कस किया था उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 3A को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। Will it be proper to consider the megaliths to represent a single, homogeneous or contemporaneous culture? What kind of material life and culture system is revealed in the megalithic cultures? यदि आप इस क्वेश्चन को सावधानी से देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कहाँ तक हम सब मान सकते हैं कि मेगालिथिक कल्चर, जो एक सिंगल, होमोजेनस और कंटेम्परेनियस कल्चर थे। आपको रीज़न बतानी होंगी कि आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं या नहीं। और दूसरा पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि मटीरियल लाइफ एंड कल्चर सिस्टम, जो मेगालिथिक कल्चर से हम सबको को पता चलता है, उसको सिंपली लिख देना है। सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि आखिर मेगालिथिक कल्चर क्या होता है। आप इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। The megalithic culture was deeply studied by a prominent historian, Neelkant Shastri, who contributed heavily in understanding the megalithic culture. Megaliths, derivative of Greek terms, megas and lithos signifying huge stones, are the testimonials built of large stones. In general terms, megaliths refers to the burials made of large stones in graveyards away from the habitation area, which are the earliest surviving man-made monuments. The beginning of the megalithic culture can be traced to 1000 BC and lasted till the 1st century BC, तो उसके बाद आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक कल्चर के साइट्स को मेंशन कर दे तो वो बेहद ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। कुछ आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर बुकलेट में। आगे आप बॉडी में आपको कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स लिखने होंगे, जैसे There are many historians are against the notion that the megaliths represents a single, homogeneous or contemporaneous culture. Due to the following reasons. 1. Iron Age culture. 2. Agriculture. 3. Pastoralism and domestication. 4. Hunting and fishing. 5. Technology, industries and crafts. The megalithic sites of South India give evidence of well-developed traditions of specialized crafts. The industrial activities such as smithery, carpentry, pottery making, lapidary, art of working with precious stone, basketry and stone cutting formed other economic activities of megalithic society. इस 5 पॉइंट से हम सब कह सकते हैं कि मेगालिथिक कल्चर एक सिंगल, होमोजेनस और कंटेम्परेनियस कल्चर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ कल्चर फ्लरिश्ड हो गए थे। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमें मटीरियल लाइफ और कल्चर सिस्टम के बारे में बताना है, तो इसको हम सब कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। The following kind of material life and culture system is revealed in the megalithic cultures is 1. Black and red ware pottery. 2. Widespread use of iron. 3. Rock paintings. 4. Religious beliefs and practices. 5. Houses. 6. Burials practices. 7. Use of beads and pearls. यदि आप इस 7 पॉइंट को डिस्कस कर देते हैं तो आपको इसमें अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
अब हम सब क्वेश्चन नंबर 3B को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द नेचर ऑफ मौर्यन स्टेट ऑन बेसिस ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र? आपको यहाँ पर सिंपली नेचर ऑफ मौर्यन स्टेट बताना है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार। तो आप नीचे देख सकते हैं कुछ ऐसे नेचर थे मौर्यन स्टेट जो हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हम सबको प्रमाण मिलते हैं, जैसे 1. सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, 2. एन इफेक्टिव एस्पियनाज सिस्टम, 3. एडवांस टैक्सेशन सिस्टम, 4. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, 5. हाई डिग्री ऑफ मोनेटाइजेशन। कुछ ऐसे ऑफिसर थे जिसके होने से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, जैसे 1. शुल्कर अध्यक्ष, 2. समस्था अध्यक्ष, 3. सान्निध्य। हालांकि हम सबको बेहद कम रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 3C को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। हाउ डिड द वर्णाश्रम धर्म मैनिफेस्ट द इंक्रीजिंग सोशल कम्प्लेक्सिटीज इन द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड अराइजिंग फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स? यदि आप इस क्वेश्चन को सावधानी से देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस प्रकार वर्णाश्रम धर्म ने गुप्त और उत्तर गुप्त काल में सामाजिक और आर्थिक विकास से उत्पन्न होने वाली बढ़ती सामाजिक जटिलताओं को कैसे प्रकट किया। तो आप शुरू कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ वर्णाश्रम धर्म। सो वी कैन डिफाइन इन दिस वे। स्मृति एंड धर्मशास्त्र texts refer to varnashrama dharma or the dharma of different sections of the society and dharma in the different stages of life. In ancient India, there were different codes of conduct for different classes or varnas called varna dharma. Similarly, it was desired to follow different dharma at the different stages or ashrama or light called varnashrama dharma. आगे जाकर बॉडी में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा कि इस पीरियड में क्या क्या सोशल डेवलपमेंट हुए गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड में। उसी तरह इस पीरियड में क्या क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुए थे जिसके कारण इस निम्नलिखित वर्गों को प्रभावित किया। जैसे पहला आप देख सकते हैं ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, तीसरा में वैश्य, चौथा में शूद्र, पांचवा में विमेन और अंतिम में अनटचेबल क्लास। जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे किन प्रकार से इन विभिन्न विभिन्न वर्गों को प्रभावित किया। एग्जाम्पल के तौर पर हम सब देख सकते हैं जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके कारण से शूद्र, जिसका पहले हम सब देख सकते थे कि उसका स्टेटस बहुत ही ज़्यादा निम्न या छोटा था, परंतु जब डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हुआ तो उस शूद्र क्लासेस का इम्पोर्टेंट बढ़ने लगा क्योंकि वो फील्ड में काम करते थे, जिसके कारण डिफरेंट क्लासेस के साथ अच्छा रिलेशन बनने लगा क्योंकि अपर क्लासेस को शूद्र का मदद लेना पड़ता था काम करने के लिए। इस समय में देख सकते हैं कि ब्राह्मण और शूद्र में अच्छा रिलेशन बनने लगा था। उसी तरह से हम सब देख सकते हैं शूद्र का किस तरह से स्टेटस बढ़ गया जब रामायण, महाभारत एंड पुराना इस समय में आए और आप शूद्र कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स भी करा सकते थे। इस तथ्य से पता चलता है कि शूद्र का इस समय में स्टेटस थोड़ा अच्छा हो रहा था। आगे आप मेंशन कर सकते हैं कि किस प्रकार से लैंड ग्रांट देने से डिफरेंट क्लासेस पर इम्पैक्ट पड़ा। इसी प्रकार से अब और सारे सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं और उसके इम्पैक्ट इन निम्नलिखित क्लासेस को किस प्रकार से पड़ा मेंशन कर दे तो इस क्वेश्चन का पूरा डिमांड फुलफिल हो जाएगा। यदि आपको इसका आंसर फुल्ली डिटेल में चाहिए तो आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। यह बुक इंग्लिश मीडियम एवं हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आप लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 4A को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। The political and economic needs of rulers, combined with economic and status needs of the merchant class together provided the receptive cultural milieu in which Buddhism flourished. Comment: यदि आप इस क्वेश्चन को सावधानी से देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में म्यूचुअल रिलेशन दिखाना है रूलर और बुद्धिज्म में और दूसरे पार्ट में मर्चेंट एंड बुद्धिज्म में। किस तरीके से बुद्धिज्म ने रूलर एंड मर्चेंट के डिज़ायर्स को फुलफिल किए थे, जिसके कारण से रूलर और मर्चेंट ने बुद्धिज्म को फ्लोरिश करने में बड़ी योगदान दिए थे। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 बातों का ध्यान रखना बेहद अनिवार्य है। पहला, हाउ बुद्धिज्म हेल्प द रूलर्स टू मीट देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल नीड्स। 2. हाउ बुद्धिज्म हेल्प द मर्चेंट्स टू मीट देयर स्टेटस एंड इकोनॉमिकल नीड्स। एंड इन रिटर्न, हाउ रूलर्स एंड मर्चेंट्स हेल्प द बुद्धिज्म टू फ्लोरिश।
अंततः आपको इस क्वेश्चन में म्यूचुअल रिलेशन दिखाना ही पड़ेगा। तो यदि हम सब देखते हैं कि रूलर के पॉलिटिकल नीड क्या थे, तो रूलर को ब्राह्मण से स्टेटस अबव चाहते थे, और यदि हम सब इकोनॉमिकल नीड देखते हैं तो उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू का नीड था। तो इसमें आपको स्पेसिफिक करना होगा कि किस प्रकार से बुद्धिज़्म ने इस डिजायर को फुलफिल करने में मदद किया। हालांकि आप इसका डिटेल आंसर हमारे बुक में देख सकते हैं। इसी सिमिलर पाथ पर यदि हम सब देखेंगे कि मर्चेंट के क्या नीड थे, तो पहला स्टेटस नीड था कि उन्हें डिजायर फॉर मोर रिस्पेक्ट एंड हाई स्टेटस चाहते थे। इसी प्रकार उनका इकोनॉमिक नीड यह था कि वो चाहते थे कि वो अपने मनी को लेन कर सके, मतलब उधार दे सके, ताकि उससे इंटरेस्ट कमाए जा सके। तो सिमिलरली आपको बताना होगा किस तरह से बुद्धिज़्म ने हेल्प किया इस नीड को प्राप्त करने में। बुद्धिज़्म ने इन दोनों ग्रुप को मदद किए, तो इन रिटर्न उन दोनों ग्रुप ने बुद्धिज़्म को फैलने में मदद किए। यदि हम सब देखें रूलर ने किस तरीके से बुद्धिज़्म को मदद किए, तो हम सब देख सकते हैं पैट्रनेज के द्वारा रूलर ने उनका मदद किया। अंततः आपको बताना होगा किस तरीके से मर्चेंट ग्रुप में बुद्धिज़्म को फ्लोरिश करने में मदद किए। तो पहला आप लिख सकते हैं गिफ्ट एंड डोनेशंस के माध्यम से, दूसरा बहुत सारे केव बनाकर जहां पर बुद्धिस्ट रह सकते थे। तो आपको यही सब बातें आपको बतानी होगी इस क्वेश्चन में। आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 4B को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। Large number of land grants in hitherto non-arable tracts invariably meant expansion of agriculture in early medieval India. How did the management of hydraulic resources, different types of irrigation work, facilitate expansion of this period? यदि आप इस क्वेश्चन को सावधानी से देखते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड ग्रांट्स के बारे में बताना होगा, जो अर्ली medieval इंडिया में प्रचलित थे। तो यहाँ पर हम सब लैंड ग्रांट देख सकते हैं। पहला है ब्राह्मदेया, 2 देवदाना, 3 अग्रहारा लैंड ग्रांट्स। तो आपको सिंपली इसमें यह सारे लैंड ग्रांट्स के बारे में डिटेल में लिख देना है। दूसरे पार्ट में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन वर्क के बारे में लिखना है, जो मदद किया एग्रीकल्चर को बढ़ाने में। तो आप नीचे में देख सकते हैं, पहला अराघट्टा, दूसरा चोलन टैंक इरिगेशन सिस्टम, तीसरा बाउली। तो बस आपको इसमें इस सारे टेक्निक को अच्छे से डिफाइन कर देना है। आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 4C को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। Discuss the relationship between emergence of literature in vernacular language and formation of regional identities in early medieval India. यदि आप इस क्वेश्चन को सावधानी से देखते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार अर्ली medieval इंडिया में वर्नाकुलर लैंग्वेज में बहुत सारे लिटरेचर हुए, जिसके कारण से रीजनल आइडेंटिटी फॉर्म होने लगे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। Early medieval period of Indian history was marked by an unprecedented growth of a regional identity noticeable in such domains as those of polity, society and culture. Art activities too came to be recognizable only in terms of regional schools, such as Eastern, Orison, Central Indian, West Indian and Central Deccanese, or in terms or such labels as Pallava and Chola, in which again the regional context is implicit. In various media of social communication, such as script, language and literature, there was the crystallization of a regional character. The period saw the evolution, rise and growth of several regional languages both in North and South India, though comparatively in their incipient forms in the North. Literary works composed in these vernaculars were marked by a regional spirit. It was primarily local demand and the need for a colloquial language and easy medium for expressing the thought of the commoners that paved the way for such developments. From Vedic Sanskrit was evolved classical Sanskrit, which in its turn led to the emergence of 4 types of Prakrit that are believed to have been spoken in 4 different parts of the country: Shauraseni in the Mathura region, Magadhi in Magad, Pechachi in the northwestern parts of India and Maharashtri in Maharashtra. These regional Prakrits in their turn degenerated into the Apabhramsha. In course of time the regional languages evolved from these Apabhramshas, though in a nascent form during the period under review. The 2 broad divisions of Indian languages are as follows: those descending from Sanskrit and known as Indo-Aryan group of languages such as Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, Assamese and several others. The other group of languages known as Dravidian languages such as Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. The latter however traced their evolution to a much earlier date.
तो इस आंसर के अंत में आपको इन्हीं सारे जो रीजनल लैंग्वेज है जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती और द्रविडियन लैंग्वेजेस जैसे तमिल, तेलुगु आदि इन सारे लैंग्वेजेस में किस प्रकार बहुत सारे लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, इनको आपको इनमें लिखना है। यदि आपको डिटेल आंसर चाहिए तो हमारा बुक डाउनलोड करना ना भूलें। आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपका हिस्ट्री में बेहद कम मार्क्स आता है या आप अभी हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहते हैं, यदि आपको 320 प्लस मार्क्स चाहिए हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो यह 4 बुक आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यह बुक्स XIAS ऑफिसर ने बनाया है जिन्हें खुद ही 324 मार्क्स आए थे, और DU के प्रोफेसर के गाइडेंस में यह सारा बुक स्पेशली हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, जिन्होंने खुद ही हिस्ट्री ऑप्शनल UPSC के लिए बहुत साल से क्वेश्चन सेट करते रहे हैं। मात्र इतना ही बुक पढ़ने से आपका 320 आराम से आ सकता है। हालांकि यदि आप इन सारे बुक को 2 से 3 बार मात्र मेमोराइज कर लेते हैं, तो आपको किसी अन्य सोर्सेज से एक सिंगल पेज भी पढ़ने का कोई अनिवार्य नहीं है। यह सारा बुक दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो बुक का फीचर्स देखते हैं ताकि आपको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। तो पहला बुक आप देख सकते हैं 1979 से लेकर के 2021 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है। हालांकि मात्र आपको यह बुक पढ़ने से 250 मार्क्स आप किसी भी साल एग्जाम दे रहे हो आराम से आ सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया गया है, पॉइंट्स में बताए गए हैं, ताकि आपको एग्जाम में एग्जैक्टली किस तरीके से लिखना है उस तरीके का आंसर प्रेजेंट करने का इसमें प्रयास किया गया है। तो मुझे लगता है यह बुक आपके लिए बेहद ही यूजफुल होगा। अंत में हम सब इन सारे बुक का बुक प्रीव्यू करेंगे, ताकि एग्जैक्टली आपको पता चल सके बुक दिखता कैसा है जब आपको मिलेगा, आप इसमें क्या पाएंगे, सबका हम सब डेमो देख लेंगे। दूसरा बुक भी बेहद अनिवार्य है, क्योंकि यह बुक स्पेशली DU के प्रोफेसर ने बनाए हैं, जिनमें पिछले वर्ष के हर एक स्टेट PCS के क्वेश्चन प्लस आंसर इसमें सम्मिलित है। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक से फ्यूचर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में, उनको इनमें सम्मिलित किया गया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आया आपका हिस्ट्री ऑप्शनल में, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यह बुक एक वरदान जैसा होगा हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, क्योंकि इसमें 500 बेस्ट क्वेश्चन दिया गया है। यदि आप इसे मेमोराइज कर लेते हैं तो आपके लिए हिस्ट्री ऑप्शनल एक बच्चे के जैसा हो जाए। अंत में आप देख सकते हैं 2 बुक, यह दोनों बुक मैप के रिलेटेड है, जिसमें तीसरा नंबर वाला बुक जिसमें आपको 500 साइट्स दिए गए हैं कैटेगरी वाइज। और हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2021 में इनमें से 20 में 20 साइट्स एक्जैक्टली इसमें डिटेल में पहले से सॉल्व किए गए थे। यदि हम सब अंत वाले बुक को देखते हैं, जिसमें 2013 से लेकर के 2021 तक के मैप रिलेटेड साइट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए हैं, टू द पॉइंट सॉल्व किए गए। नाउ लेट अस सी द डेमो इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। यह बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, इसका डेमो यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 5A को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। डिस्कस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। यदि आप इस क्वेश्चन को सावधानी से देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म जो बताया गया है D.D. कोसाम्बी के द्वारा और R.S. शर्मा के द्वारा, और अंत में आपको इंडियन फ्यूडलिज्म का इम्पैक्ट बताना है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर क्या पड़ा था। यदि हम सब देखते हैं कि
इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको शुरू करना चाहिए? तो इंट्रोडक्शन में आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं. The word feudalism derives from the medieval Latin terms feudalis, meaning fee, and feudum, meaning fief. The fee signified the land given, the fief, as a payment for regular military service. The early medieval period was considered synonymous with Indian feudalism. Indian feudalism emerged as a separate school in 1970. Its early proponents were Marxist historians like B. N. Datta, D. D. Kosambi and R. S. Sharma. Different stages of Indian feudalism. D. Kosambi envisaged, in 1950, the feudal formation in India in two stages. 1. Feudalism from above. Feudalism from above was the first stage in which the direct relationship between overlord and his tributary or autonomous vassals without the prevalence of an intermediary landowning class. Though feudalism from below was more complex, witnessing the rise of rural landowners as powerful intermediaries between the ruler and the peasantry, which led to administrative decentralization and the conversion of the communal property into a feudal property. R. S. Sharma accepted feudalism as a one-way process. That is, feudalism from above. But later, he made some modifications. Other historians like D. N. Jha and B. N. S. Yadav also supported the feudalism from above. Impact of feudalism on Indian political system were 1. Tassels between rulers and feudatory chiefs. Though emergence of large number of states or regional kingdoms or local powers with smaller territories. 3. The presence of a wide range of semi-autonomous rulers, Samantas, Mahasamantas and similar categories. 4. Fragmentation of political authority. 5. Absence of the paramount power. 6. Lack of political unity. 7. Decentralization of power and weakening of central authority. आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए. तो आगे बढ़ते हैं. अब हम सब क्वेश्चन नंबर 5B को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है. Do you consider Sultan Iltutmish to be the real founder of the Delhi Sultan? Discuss. इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको शुरू करना चाहिए. तो इंट्रोडक्शन में आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं. Iltutmish was the successor of Qutbuddin Aibak but is still considered as the real founder of Delhi Sultanate due to his contribution in the expansion and consolidation of the Delhi Sultanate. The source of this information is Tabagat-i-Nasi written by Minhaj al-Siraj, whereby he mentions about the politico-economic steps taken by him. Following were the reasons why Sultan Iltutmish considered to be the real founder of the Delhi Sultan. 1. Expansion and consolidation of territory. 2. Iqtidari system. 3. Diplomatic moves. 4. Turkan-i-Chahalgani. 5. Legal status. 6. Delhi was made capital. 7. Currency system. तो यही सब आपको रीजंस लिखना था. इनमें बताने के लिए क्यों इल्तुतमिश रियल फाउंडर कहलाता है दिल्ली सल्तनत का. आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए. तो आगे बढ़ते हैं. अब हम सब क्वेश्चन नंबर 5C को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है. Identify the different categories of Persian literature which emerged during Delhi Sultanate. इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि दिल्ली सल्तनत के समय में कौन कौन पर्शियन लिटरेचर थे जो डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करते थे. इसमें आपको इस टाइप के कैटेगरी बता सकते हैं जैसे हिस्टोरिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी बता सकते हैं, या सूफी लिटरेचर जो पर्शियन में कन्वर्ट हुए उसके बारे में बता सकते हैं. फिर संस्कृत लिटरेचर इस समय में जो पर्शियन में कन्वर्ट हुए वो एक कैटेगरी हो जाते हैं. तो और उसके अंदर में डिफरेंट हिस्टोरियंस और राइटर्स आते हैं. उनके नाम आपको लिखना है और एक्सप्लेन कर देना है. तो यदि आपको इस क्वेश्चन को शुरू करना है तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं. The different categories of Persian literature which emerged during Delhi Sultanate. 1. Historical and administrative categories. 1. Ziauddin Barani. 2. Al-Biruni. 3. Hasan Nizami. 2. Indian works in Persian. 1. Amir Khusrai. 3. Sufi literature in Persian. 4. संस्कृत लिटरेचर इन पर्शियन. इसमें आपको हिस्टोरियंस के वर्क्स को लिखना होगा, तब क्वेश्चन का डिमांड पूरा हो जाएगा. यह सारा चीज़ फुल्ली डिटेल में हमारे बुक में 1979 से लेकर के 2021 में बताया गया है, तो डाउनलोड करना ना भूले. आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए. तो आगे बढ़ते हैं.
अब हम सब क्वेश्चन नंबर 5D को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। Examine the causes of Babar's success against Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. यह क्वेश्चन बेहद ही बेसिक है, तो इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। The causes of Babar's success against Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. 1. Scientific combination of cavalry and artillery. 2. Disunity in the side of Ibrahim Lodi. 3. Babar's personality. 4. Ill treatment of Ibrahim Lodi towards his amirs. 5. Disciplined army of Babar. 6. Inefficiency of Ibrahim Lodi as a general. 7. Use of elephants by the Ibrahim Lodi. आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 5E को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। Discuss the attitude of Chishti saints towards the state. How were the Suhrawardi saints different in their attitude towards government? यह क्वेश्चन बेहद ही बेसिक है, तो इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। The attitude of Chishti saints towards the state. 1. Didn't accept gift. 2. Difficult life and didn't accept patronage. 3. Didn't hold any position in the court. The attitude of Suhrawardi saints towards the state. 1. Freely accept the gift. 2. Hold the important position in the court. 3. Patronage from the state. बस आपको इस क्वेश्चन में इन सारी बातों को एक्सप्लेन कर देना है। आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 6A को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। Discuss the transformation of Sikh community from a Nirguna Bhakti sect into politico-military organization. यदि आप इस क्वेश्चन को सावधानी से देखते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में दो बातें बताना बेहद अनिवार्य है, जैसे किस प्रकार अलग अलग सिक्स गुरु ने निर्गुण भक्ति से पॉलिटिको मिलिट्री में चेंज करने में रोल प्ले किया, और इसके साथ साथ आपको बताना होगा कि आखिर क्या कारण था जिसके कारण सिख कम्युनिटी अपने आप को चेंज करने से प्रतिबंध थे। आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। Role of different gurus in the transformation of Sikhs community from a Nirguna Bhakti sect into politico-military organization. Arjun Dev, 5th Guru, 1581 to 1606. He completed the compilation of the six scriptures called the Adi Granth or Granth Sahib. To emphasize that the Guru combined both spiritual and worldly leadership in his person, Guru Arjun began to live in an aristocratic style. He erected lofty buildings at Amritsar, wore fine clothes, kept fine horses procured from Central Asia and maintained retainers in attendance. He also started a system of collecting offerings from the Sikhs at the rate of 1/10 of their income to promote the movement. Guru Hargobind, 6th Guru, 1606 to 1644, radicalized or militarized Sikhs, built Akal Takht in 1609 in front of Harmandir. This became supreme decision-making center of Sikhism. For 3 wars during reign of Shah Jahan, adopted the title Sacha Padshah. Guru Har Rai, 7th Guru, 1644 to 61, adopted military approach. He is notable for maintaining the large army of Sikh soldiers that the 6th Sikh Guru had amassed, yet avoiding military conflict. He supported the moderate Sufi-influenced Dara Shikoh instead of conservative Sunni-influenced Aurangzeb as the two brothers entered into a war of succession to the Mughal Empire throne. Guru Govind Singh, 10th or last Guru, 1675 to 1708. Khalsa represents a sect, founded by the last Sikh Guru, Govind Singh in 1699. This sect revolutionized the Sikh community, gave it a strong moral or military character and prepared a new ground for struggle. Reasons behind the transformation of Sikhs community from a Nirguna Bhakti sect into politico-military organization is: 1. Aurangzeb's harsh policies. Tegh Bahadur was beheaded by the order of Aurangzeb. 2. Frequent invasion from northwest frontier. 3. Persecution of Sikh gurus by Mughals. आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 6B को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। Give your assessment of Behlol Lodi's relation with his nobility. यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। Behlol Lodi's relation with his nobility. Behlol won the certainty, participation and appreciation of the Afghan nobles with his extremely genial conduct. He presented to them Jagir and high posts. He regarded them as companions and viewed himself as one of them. It is expressed that in an emergency,
he would not hesitate to remove his turban from his head and request forgiveness from his emirs, saying, "If you think me unworthy of the situation I occupy, you can choose someone else." It is said in regards to him that he personally attended the Sikh nobles. The Sultan avoided showing his superior status. आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 6C को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। Examine the basic features of Mughal tomb architecture with special reference to the Taj Mahal. यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। Percy Brown writes of it, "The crowning glory its elevation lies in the shape and the volume of the dome, which supported by a lofty drum appears like a cloud reclined on his airy throne. It is made of pure white marble with its specular luster and tine texture. The marble was obtained from Makrana in Rajasthan. The main structure is surrounded by gardens, fountains and pools. The mausoleum is built on a 6.6 meters high plinth. The lower portion, square in design, uses to a height of 32 meters. The interior octagonal chambers are connected to one another by diagonal passages. This pattern is similar to the one followed in Humayun's tomb in Delhi. The interior and the exterior of the main building are decorated with screens, calligraphy and inlay work. At each of the two arcades of the main structure there is a minaret. This beautiful masterpiece has been made using the Pietra dura technique." आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 7A को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। Discuss the importance of the Iqta system. How did it help in centralization of administration of the Delhi Sultanate? यह क्वेश्चन बेहद ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। Shamsauddin Iltutmish established the Iqta system. Iqtadari system was based on the division of territories between sultans and nobility. The land was divided into small tracts and they were given to the nobles, the officers, and the soldiers. The importance of the Iqta system. 1. Helped in running efficient administration. 2. Helped in maintaining a large army. 3. Helped in revenue collection. 4. Due to this system, merit was encouraged. Most capable nobles, commanders became Iqtadar. 5. Encouraged nobles to serve state. 6. Strengthened centralized control. 7. Ensured safety of Sultan. Ambitious nobles were given far Iqta to keep away from capital. 8. Helped in territorial expansion. 9. Contribution to peace and stability. It helps in centralization of administration of the Delhi Sultanates. Iqtidars were appointed by Sultan directly. Revenue was collected by Iqtidars and sent to the central revenue. यदि इसका डिटेल आंसर आपको चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारा बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 7B को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। Why is the reign of Khaljis known as Khalji Revolution? यह क्वेश्चन बेहद ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब स्लेव्स डायनेस्टी हटाया गया, खिलजी के द्वारा इसी को इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए इसको खिलजी रेवोल्यूशन कहते हैं। जब खिलजी आए तो बहुत सारे चेंजेस लाए, जिसके कारण यह खिलजी रेवोल्यूशन कहलाए। तो आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। The Khilji Revolution marked the overthrow of the slave dynasty and the establishment of the rule of the Khilji dynasty in the reign of Delhi Sultanate. It was not merely a change in the dynasty but the very nature of the state was poised for a revolution under the Khiljis. आगे आप कुछ ऐसे बेहतरीन चेंजेस लाए गए, जिसके कारण इस पीरियड को खिलजी रिवॉल्यूशन कहा गया। तो नीचे में आप इन सारे पॉइंट्स को देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 7C को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। The late 17th century Mughal India is considered to be a period of Jagirdari crisis. Discuss. इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा किस तरीके से हिस्टोरियन सतीश चंद ने मेंशंस किया है जागीरदारी क्राइसिस के बारे में। तो आप इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। Historian Satish Chandra mentions about the Jagirdari crisis. The Jagirdari system was a system that allotted jagirs to jagirdars or landlords in return for the services rendered by them to the Mughal Empire. However, this led to bitter struggles among the jagirdars for better swathes of land.
Although this problem had started occurring during the Akbar period, it became more serious during the period of the later Mughals. In order to placate their nobility and safeguard their power, the king gave away crown lands, land under the king. This resulted in a major dip in the flow of revenue to the royal treasury and inevitably led to a decline in the power of the Mughal emperor. Aurangzeb's south expedition created no more Jagir for giving. It was somewhat waste of huge resources on fruitless expedition. Few of Mansabdars had 50% of Jagirs which were more rich and fertile. This Jagirdari crisis eventually declined the Mughal empire. आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 8A को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। The Chola rulers were not only mighty conquerors, efficient administrators but also builders of fine temples. Comment: इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा सक्सेस ऑफ चोला इन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्पेशली टेम्पल्स। तो आप इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से एग्जाम में लिख सकते थे। Political success of Chola. The most remarkable feat, however, was the Chola expedition under Rajendra Chola, when the Chola armies reached up to the mouth of Ganges in Bengal. Administrative greatness of Chola. The administration of Cholas is also compared with that of the Mauryas, which included the appointment of various officers for keeping checks and balances, military system and a well-managed navy that helped the Chola rulers to win areas like Sri Lanka and the Maldives. But this administration led to the system of land grants and feudalism. Though local self-government, contribution in building of temple, along with their territorial growth, the Cholas were responsible for making a significant contribution to art and culture in the south. The Dravida style of temple making reached its zenith under the Cholas. The Brihadiswara temple constructed by Rajaraja I is considered to be the climax of southern architecture. Equally remarkable was the city and temple of Gangaikonda Cholapuram, which was constructed to commemorate the victory of Chola armies upon the mouth of Ganges under Rajendra Chola. To highlight their strength, the idols of kings also began to be installed in the temples. Hence the Brihadiswara temple is also called as the Rajarajeshwara temple. आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 8B को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। Discuss the relevant illustrations of the relations between Akbar and the Rajput states. तो आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा कि किस तरीके से अकबर ने बेहद ही कॉर्डियल रिलेशंस बनाया था राजपूत के साथ। आप इस क्वेश्चन में कुछ इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं, जैसे कि राजपूत को बड़े हाई पोस्ट दिया करते थे, मनसबदारी दिया करते थे, उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस भी किया करते थे। अकबर ने बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाने का कोशिश किया और बहुत हद तक वो सक्सेस प्राप्त किए। बाय द वे, यह सारा पॉइंट आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 15 तक। इसको लिख देते हैं तो यह क्वेश्चन का पूरा डिमांड फुलफिल हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं किस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपका हिस्ट्री में बेहद कम मार्क्स आता है या आप अभी हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहते हैं, यदि आपको 320 प्लस मार्क्स चाहिए हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो यह 4 बुक आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यह बुक्स XIAS ऑफिसर ने बनाया है, जिन्हें खुद ही 324 मार्क्स आए थे, और DU के प्रोफेसर के गाइडेंस में यह सारा बुक स्पेशली हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, जिन्होंने खुद ही हिस्ट्री ऑप्शनल UPSC के लिए बहुत साल से क्वेश्चन सेट करते रहे हैं। मात्र इतना ही बुक पढ़ने से आपका 320 आराम से आ सकता है। हालांकि यदि आप इन सारे बुक को 2 से 3 बार मात्र मेमोराइज कर लेते हैं, तो आपको किसी अन्य सोर्सेज से एक सिंगल पेज भी पढ़ने का कोई अनिवार्य नहीं है। यह सारा बुक दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो बुक का फीचर्स देखते हैं ताकि आपको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। तो पहला बुक आप देख सकते हैं 1979 से लेकर के 2021 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है। हालांकि मात्र आपको यह बुक पढ़ने से 250 मार्क्स, आप किसी भी साल एग्जाम दे रहे हो, आराम से आ सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया गया है, पॉइंट्स में बताए गए हैं, ताकि आपको एग्जाम में एग्जैक्टली किस तरीके से लिखना है उस तरीके का आंसर प्रेजेंट करने का इसमें प्रयास किया गया है। तो मुझे लगता है यह बुक आपके लिए बेहद ही यूजफुल होगा। अंत में हम सब इन सारे बुक का बुक रिव्यू करेंगे।
ताकि एग्जैक्टली आपको पता चल सके बुक दिखता कैसा है जब आपको मिलेगा। आप इसमें क्या पाएंगे सबका हम सब डेमो देख लेंगे। दूसरा बुक भी बेहद अनिवार्य है क्योंकि यह बुक स्पेशली DU के प्रोफेसर ने बनाए हैं, जिनमें पिछले वर्ष के हर एक स्टेट PCS के क्वेश्चन प्लस आंसर इसमें सम्मिलित है। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक से फ्यूचर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में, उनको इनमें सम्मिलित किया गया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आया आपका हिस्ट्री ऑप्शनल में, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यह बुक एक वरदान जैसा होगा हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, क्योंकि इसमें 500 बेस्ट क्वेश्चन दिया गया है। यदि आप इसे मेमोराइज कर लेते हैं तो आपके लिए हिस्ट्री ऑप्शनल एक बच्चे के जैसा हो जाए। अंत में आप देख सकते हैं 2 बुक, यह दोनों बुक मैप के रिलेटेड है, जिसमें तीसरा नंबर वाला बुक जिसमें आपको 500 साइट्स दिए गए हैं कैटेगरी वाइज। और हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2021 में इनमें से 20 में 20 साइट्स एक्जैक्टली इसमें डिटेल में पहले से सॉल्व किए गए थे। यदि हम सब अंत वाले बुक को देखते हैं जिसमें 2013 से लेकर के 2021 तक के मैप रिलेटेड साइट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए हैं, टू द पॉइंट सॉल्व किए गए। नाउ लेट अस सी द डेमो इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। यह बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, इसका डेमो यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 8C को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। How far is it justified to consider the states like Bengal, Awadh and Hyderabad as successor states of the Mughal state? यह क्वेश्चन बेहद ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार मुगल्स जब अपने डिक्लाइन स्टेट पर थे तो किस प्रकार यह बंगाल, अवध और हैदराबाद अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया था। परंतु यदि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखें, रेवेन्यू सिस्टम देखें, यह सारा चीज सिमिलर और टू कॉपी था मुगल के स्टाइल के जैसे। यदि आपको इसका डिटेल आंसर चाहिए तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक या PDF डाउनलोड करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यह सब था क्वेश्चन 2021 हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 में। तो मिलते हैं पेपर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।